दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। ठीक, तो आज का जो सेशन है मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा। हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था किस प्रकार से अंग्रेजों ने बंगाल विजय की थी, प्लासी और बक्सर का युद्ध देखा था। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने इसको रिवाइज किया होगा, आप लोगों को उसको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा वही उपनिवेशवाद का राजनीतिक चरण जो था उसको हम आगे को बढ़ाएंगे। अब ये देखेंगे कि अंग्रेजों ने अगला अपना राज्य का विस्तार कहाँ किया, अपना शासन कहाँ स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, देखिए कर्नाटक हैदराबाद का इलाका पहले जीत चुके थे, बंगाल उड़ीसा बिहार इस इलाके में वो अब आ चुके थे। अब उनका जो अगला टारगेट था वो मैसूर की ओर था, यानी दक्षिण भारत की ओर जाना चाहते थे। जैसे आप इंडिया के मैप में देखोगे जो साउथ का इलाका है, जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं कर्नाटक केरला तमिलनाडु वगैरह, इस इलाके में वो अपना प्रसार करना चाहते थे। ठीक है, तो इसको देखते हुए उनका अगला टारगेट था मैसूर राज्य। कौन सा था? मैसूर राज्य। तो आज के सेशन में हम देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल का मतलब है यहाँ पे अंग्रेज। ठीक है, उसको आंग्ल बोलते हैं। आंग्ल मैसूरों के बीच जो युद्ध हुए थे। ठीक, अब देखिए सबसे पहले जब ये मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूँ, सबसे पहले एक आइडिया देता हूँ आपको मैसूर राज्य के बारे में। ठीक है, देखिए हुआ क्या था, जब मुगल का पतन हो गया था, मुगल कमज़ोर पड़ गए थे, जब क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव हो रहा था, उनमें बहुत सी शक्तिशाली शक्तियाँ उभर के आई। जैसे बंगाल था अपने आप में, अवध था, इसके अलावा मराठा थे, उन्हीं के बीच एक हैदराबाद का निज़ाम था और एक महत्वपूर्ण राज्य और था जिसका नाम था मैसूर। और ये मैसूर कहाँ है? वर्तमान जो आप कर्नाटक कहते हो, इस इलाके को पहले मैसूर बोला जाता था, यानी कर्नाटक का जो इलाका है इस इलाके को क्या बोलते थे? मैसूर बोलते थे। ठीक है, तो जब मैसूर का उत्थान हुआ, मैसूर ने अपनी बहुत ज़्यादा प्रगति की थी, वो चाहे कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में। तो अन्य जो भारतीय राज्य थे उनके कंपेयर में वो क्या था? ज़्यादा स्ट्रांग साबित हुआ था। जैसे मराठा हो गए या हैदराबाद का निज़ाम था, इनके कंपेयर में मैसूर ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था, जिस वजह से दक्षिण भारत की राजनीति में मराठा और हैदराबाद यानी हैदराबाद का निज़ाम ये नहीं चाहते थे कि मैसूर आगे बढ़े। तो इन लोगों की भी इसके साथ एक बैर टाइप की थी, इनके साथ बनती नहीं थी मैसूर के साथ। किसकी? दक्षिण भारतीय राज्य मराठा हैदराबाद इनकी। ठीक है, तो इसी बीच जब अंग्रेज, अब मेन चीज़ क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजों को क्या दिलचस्पी आई कि वो मैसूर के साथ पंगा ले या मैसूर के क्षेत्र में जाए। ठीक है, ये समझाता हूँ कि देखें, जैसे आप इंडिया का मैप देखोगे, जो नीचे का इलाका है, साउथ का इलाका इस टाइप का, ये वाला जो तट है यानी केरला और गोवा से नीचे, केरला और गोवा से के बीच का जो इलाका है, इसको बोला जाता है मालाबार तट। क्या बोला जाता है? मालाबार। मालाबार। ठीक है, इसको बोलते हैं मालाबार तट। आप लोगों को मैं ज्योग्राफी में समझाऊंगा क्या मालाबार तट है, क्या सब चीज़ है, अभी आप इससे समझिए। ठीक है, अब देखिए अंग्रेज क्या थे, इस वाले इलाके में थे पहले, यानी बंगाल बिहार उड़ीसा, वो यहाँ आना चाहते थे। इसका मतलब था कि इसके चक्कर में, मालाबार तट के चक्कर में अंग्रेजों और मैसूर के बीच क्या हो गया? बैर उत्पन्न हो गया। इसके पीछे कारण क्या था? देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि साउथ इंडिया जो था, दक्षिण भारत के राज्य मसाले उत्पादन में बहुत ज़्यादा समृद्ध थे। ठीक है, तो वो मसाला व्यापार पे नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। कौन? अंग्रेज। अंग्रेज इस इलाके पे नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। जैसे अभी भी आप देखेंगे केरला वगैरह में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है, जैसे इलायची वगैरह, ये सब वहीं मिलते। ठीक है, इस तट पे बंदरगाह भी था, यहाँ से वो व्यापार करना चाहते, व्यापारी एकाधिकार करना चाहते थे साउथ में। ठीक है, मालाबार तट पे। जबकि मैसूर राज्य, जैसे कर्नाटक का इलाका, ये वाला इलाका आप देखोगे मैप में, यहाँ मैसूर था। ठीक है, मैसूर ने क्या किया था? ऑलरेडी इस मालाबार तट पे कब्जा कर लिया था हैदर अली ने। उस टाइम शासक कौन था? हैदर अली था। ठीक है, इसका नाम याद रखना, हैदर अली। ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर चुका था? कब्जा कर चुका था मालाबार तट पे, जिस वजह से अंग्रेजों का इसके साथ क्या हो गया था? मतलब अंग्रेजों की इसके साथ बनती नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। एक कारण दूसरा ये था कि जो मैसूर राज्य पहला भारतीय ऐसा राज्य था जिसने आधुनिक यूरोप की तर्ज पे अपनी सैनिक व्यवस्था का निर्माण किया था। मतलब वो अपने सैनिकों का संगठन इस प्रकार करना चाहता था जैसे पश्चिमी देशों में ब्रिटेन वगैरह की जैसी सैनिक व्यवस्था थी, उसी प्रकार से वो भी अपने सैनिकों का क्या कर रहा था? स्ट्रक्चर बना रहा था, यानी उसका निर्माण कर रहा था, उसका संगठन उसी प्रकार से कर रहा था, जिसके कारण यूरोपीय कभी नहीं चाहते थे ब्रिटिश की ये अपने सैनिक क्षेत्र में उभरे, क्योंकि अब तो उनको जो शक्तियाँ थी मैसूर मराठा, इन्हीं शक्तियों से उसने मतलब उनको हराना था, बाकी तो बंगाल वगैरह हार चुके थे। तो इसकी बढ़ती हुई सैनिक शक्ति को देखते हुए भी ब्रिटिश ने इसके साथ क्या किया? बैर उत्पन्न हुआ उसका। ठीक है, यानी उसके साथ बनी नहीं,
क्योंकि इसका देखो यहाँ पे सैनिक शक्ति थी। तो ब्रिटिश, अभी आप इंडिया के मैप पे देखोगे तो चेन्नई का इलाका है, इसको पहले मद्रास भी बोलते थे, ठीक है, क्या, मद्रास। और ब्रिटिश का यहाँ पे अधिकार ऑलरेडी था मद्रास। अब मद्रास जो था इसी के बगल में था, किसके बगल में, हैदर अली के मैसूर के बगल में, इसके पड़ोस में था, ठीक है। तो ब्रिटिश ये कभी नहीं चाहते थे कि इसकी सैनिक शक्ति बढ़े, इस वजह से भी इसके साथ क्या था, ब्रिटिश का पंगा था, ठीक है। इसके अलावा एक कारण मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रांसीसी अंग्रेजों के भारत में बहुत बड़े प्रतिद्वंदी थे। हालांकि फ्रांसीसी हार चुके थे, समझौता हो चुका था अंग्रेजों से, मैंने पहले बताया, लेकिन वो अभी भी यहाँ पे मौजूद थी, उनका अस्तित्व था इंडिया में, एक व्यापारिक कंपनी की तरह भले वो यहाँ पे थे, तो ठीक है। तो हैदर अली या मैसूर राज्य का फ्रांसीसी से बहुत गहरी मित्रता थी, ठीक है। फ्रांसीसी से मित्रता होने के कारण अंग्रेजों को हैदर अली से क्या लेना पड़ा, लोहा लेना पड़े, अंग्रेजों की हैदर अली से नहीं बन पाई, यानी मैसूर राज्य से। उसका तीसरा कारण क्या था, हैदर अली के राज्य मैसूर की फ्रांसीसी के साथ मित्रता, ठीक है। इन कारणों से अंग्रेज और मराठा यानी आंग्ल और मैसूर युद्ध ने क्या लिया, जन्म लिया, ठीक है। ये तो इसके पीछे क्या हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है। देखिए था क्या, अभी तक आप समझ रहे होंगे। देखो, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट आंग्ल मैसूर, ठीक है। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसकी क्या, क्यों आखिर ये हुआ था। देखिए, कारण तो मैंने आपको बता दिया कि मालाबार तट पे वो क्या करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे, ठीक है, और फ्रांसीसी। अब इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, हैदर अली अपना क्या कर रहा था, विस्तारवादी नीति, हैदर अली भी अपना साम्राज्य क्या कर रहा था, फैला रहा था, ठीक। जिसको देखते हुए हैदराबाद का निजाम और मराठा, वो भी साउथ की शक्तियां थी, वो क्या थी, परेशान थी। तो इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों से गठबंधन कर लिया। किसने, मराठा, हैदराबाद और अंग्रेज, इनका त्रिगुट बना, ठीक। और त्रिगुट के साथ साथ हैदर अली का जो मैसूर राज्य था एक, वो अपने आप में था, ठीक है। तो होता क्या है, जब निजाम जो हैदराबाद का था वो अंग्रेजों को बुलाता है, अंग्रेजों से कहता है इस इलाके में आप आइए, हमारी सहायता कीजिए। सहायता के बदले अंग्रेजों से वो कहता है, जो भारत का ये वाला तट है इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, जो उत्तरी सरकार तट, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में। उत्तरी सरकार तट जो आप देखेंगे इंडिया के मैप में, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के इलाके के आसपास जो तट है इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। तो हैदराबाद वाला शासक क्या करता है, अंग्रेजों से कहता है मैं आपको उत्तरी सरकार तट दूंगा, आप मेरी, हम लोगों की सहायता कीजिए, ठीक है। ये समझौता हुआ था 1766 के आसपास। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वो था 1767 से 69, ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड होता है। जब ये चीज़ें होती हैं तो अंग्रेज यहाँ पे आते हैं, ठीक। इसके बाद क्या होता है, देखिए, ये सब चीज़ करने के बाद जब इसका ये समझौता होता है तो बाद में हैदर अली अपनी सूझबूझ के तहत क्या करता है, अंग्रेज, मराठा और जो हैदराबाद का निजाम है इसके त्रिगुट को तोड़ देता है। वो क्या करता है, तो मराठाओं को कुछ भूमि वगैरह या पैसा वगैरह देके और हैदराबाद के निजाम को भी कुछ लोभ लालच देके अंग्रेजों से अलग कर देता है, ठीक है। और उसके बाद एक छुटपुट इस टाइप का कोई ऐसा वाला युद्ध नहीं था, ये मतलब आपस में एक आप कहते हो सांकेतिक युद्ध टाइप का समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो अंग्रेज यहाँ से फिर क्या पड़ गए थे, अकेले पड़ गए थे। अकेले पड़ने के बाद जब हैदर अली था अपने साम्राज्य का विस्तार करते करते मैसूर से जब मद्रास की ओर पहुंचने लगा तो अंग्रेजों को मजबूरन किसके साथ संधि करनी पड़ी, हैदर अली के साथ, ठीक है। तो 1769 में संधि हो जाती, कौन सी संधि, मद्रास की संधि, मद्रास की संधि कब होती है, 1769 में, और हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। इस संधि के तहत क्या परिणाम निकलते हैं कि जो एक दूसरे के जीते हुए इलाके हैं अंग्रेजों के या हैदर अली के, वो हम आपस में वापस कर देंगे, और भविष्य में अगर कोई भी हम दोनों पे अगर आक्रमण करता है, यानी अंग्रेजों पे या मैसूर राज्य पे, हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। इस संधि के तहत प्रावधान लाया जाता है 1769 में, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। तो इसमें आप ये कहा जाता है कि एक प्रकार से हैदर अली की जीत थी, क्योंकि वो पहला भारतीय शासक बना जिसने अंग्रेजों को प्रत्यक्ष रूप से बैकफुट में लेके आया, ठीक है। और अंग्रेजों को यह भी यहाँ पे जानना पड़ा कि हम अब अविजयी नहीं है, मतलब जैसे अभी तक तो लगातार जीत रहे थे, पहली बार उनको क्या करना पड़ा, बैकफुट में आए, और उनको ये लगा कि हम अविजित नहीं है, यानी हम हार भी सकते हैं, ठीक है। वो किसकी वजह से हुआ, हैदर अली की, क्योंकि जो संधि के प्रावधान थे वो किसके तहत हुए, हैदर अली की मंशा पे हुए, ठीक। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का आपको टाइम पीरियड याद रखना है, और उसके बाद कब इसकी संधि हुई थी, मद्रास की। और ये युद्ध जो हुआ था अनिर्णित रहा था, आप समझ के, जैसे कोई ऐसा बड़ा युद्ध नहीं था, ये संधि के तहत सब सही हो गया था, ठीक है। ये तो था पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद क्या आता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध।
कौन सा आता है? सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, द्वितीय सेकंड। और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1780 से 84 के बीच, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखिए ये लोग क्या कर रहे थे, अपनी मतलब जो मैसूर राज्य था वो अपने साम्राज्य का वैसे ही विस्तार कर रहा था। देखिए इसके बारे में कथन भी है मैसूर राज्य के बारे में, इसने अपने कृषि क्षेत्र में, हैदर अली ने उद्योग क्षेत्र में और सैनिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति की अन्य भारतीय राज्यों के कंपेयर में। और इसका जो पुत्र था टीपू सुल्तान, उसने भी क्या किया, आधुनिक तर्ज पे अपनी सैनिक व्यवस्था का निर्माण किया, आधुनिक व्यवस्था पर उद्योग लगाए तथा उसने भू सुधार भी किया। भू सुधार का मतलब था जैसे जो किसान थे और राज्य था उसके बीच जो बिचौलिए होते थे, जो दलाल होते थे, उनको ख़त्म करके, उनको हटा के सीधे राज्य के साथ किसानों का संपर्क करवाया। इस वजह से क्या था, मैसूर राज्य बहुत ज़्यादा समृद्ध हो चुका था, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुका था अन्य भारतीय राज्यों के कंपेयर में, ठीक है। यहाँ तक कहा जाता है अगर ब्रिटिश ने यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं किया होता तो मैसूर राज्य खुद ही क्या हो जाता, मॉडर्न हो जाता, यानी आधुनिक हो जाता है, ठीक है। तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था उसका टाइम पीरियड क्या था, 1780 से 84 के बीच। इसमें जो लड़े थे हैदर अली यानी मैसूर का राज्य का संस्थापक और उसका बेटा टीपू सुल्तान, दोनों इस युद्ध में कहीं ना कहीं क्या थे, शामिल थे, ठीक है। कौन? हैदर अली सुल्तान। अब देखिए मैसूर और जो जो हैदराबाद था निज़ाम और जो मराठा थे, ये दोनों स्टार्टिंग में किसके साथ थे, हैदर अली के साथ, यानी इस बार अंग्रेज इसमें अकेले थे। वो दोनों किसके साथ थे, हैदर अली के साथ। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने एक कूटनीतिक पहल करते हुए हैदराबाद को जो वो था शासक था, निज़ाम जिसको बोलते हैं, उसको एक इलाका दे दिया, उसको बोलते हैं गुंटूर। गुंटूर वर्तमान आंध्र प्रदेश का इलाका है, ठीक है। ये इलाका दे दिया निज़ाम को हैदराबाद के, और इस गुट से, हैदर अली के गुट से निज़ाम को अलग कर दिया। जो मराठा थे, मराठाओं को भी उसने अलग कर दिया। मराठाओं की मजबूरी आप कहिए या क्या कहिए, मैं आपको समझाऊंगा। एक संधि होती है सालाबाई की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सालाबाई की संधि ये थी 1782 में, और ये संधि थी अंग्रेज प्लस मराठा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के, हमेशा आपसे पूछता है सालाबाई की संधि कब हुई थी और किसके मध्य हुई थी, अंग्रेज और मराठाओं के बीच। देखिए ये जो संधि थी मैं आपको कब पढ़ाऊंगा, जब मैं आंग्ल मराठा, यानी अभी तो हम आंग्ल मैसूर पढ़ रहे हैं, आगे मैं आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे इसको डिटेल से समझाऊंगा कि इसमें हुआ क्या था। तो इस संधि के तहत उसने मराठाओं को भी क्या कर दिया, हैदर अली के गुट से अलग कर दिया। क्योंकि देखिए ये टाइम पीरियड क्या है, 80 से 84, यानी 80 के टाइम पे मराठा हैदर अली के साथ होंगे। बाद में आप देखोगे जब मैं 82 सालाबाई की संधि आपको समझाऊंगा, यानी 82 में हुई है, यानी इसके बीच हुई है, यानी कहीं ना कहीं कोई संधि आई होगी, कोई ना कोई मुद्दा रहा होगा जिस वजह से मराठाओं को अलग कर दिया गया। तो मराठा अलग हुए तो हैदर अली क्या हो गया, अकेला पड़ गया। जब हैदर अली अकेला पड़ा तो अंग्रेजों ने अपनी सेना के माध्यम से, एक आयरकुट इनका सैनिक नेतृत्व करता था, ये भी पूछता है, ठीक है। आयरकुट अंग्रेज सेना का नेतृत्व करने वाला जो आप कमांडर कहेंगे वो कौन था, आयरकुट। इसके साथ युद्ध में, उस युद्ध का नाम है पोर्टो नोवा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1781 में हैदर अली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो पोर्टो नोवा के युद्ध में हारने वाला शासक आपसे पूछता है हैदर अली। पोर्टो नोवा का युद्ध का हुआ था 1781। हैदर अली किस युद्ध में हार था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। उस टाइम अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, कर्नल आयरकुट, ठीक है। और जो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वो था गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है। आप उम्मीद कर रहा हूँ कि गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इस गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और कर्नल आयरकुट ने इसका नेतृत्व किया था, और हैदर अली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब हैदर अली मारा जाता है उसके बाद देखो क्या होता है, जैसे ही हैदर अली मारा जाएगा टीपू सुल्तान युद्ध की कमान संभाल लेता है। लेकिन वो इतना कुछ थोड़ी देर तो संघर्ष करता है कुछ समय तक, बाद में जब उसको ये लगने लगता है कि अब मैं संघर्ष नहीं कर पाऊंगा, तो उसके बाद देखिए एक संधि होती है, उसको बोलते हैं मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि होती है, ये मंगलौर पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है, 1784 में। इस मंगलौर की संधि के तहत क्या होता है, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और दोनों के बीच ये संधि के तहत क्या होता है, अपने जो जीते हुए इलाके हैं, दोनों एक दूसरे के जीते हुए इलाकों को वापस कर देते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें सिर्फ हैदर अली की मृत्यु तक ही मेन चीज़ आप देखेंगे, और किसके टाइम में, जब मंगलौर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो अपने आप में ये युद्ध भी क्या था, अनिर्णित ही रहा। क्योंकि देखो भले ही हैदर अली मारा गया लेकिन इलाके तो वापस कर दिए,
यानी अंग्रेजों को अभी भी मंच है कि वो दक्षिण भारत के इलाकों को जीते। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद होता है अगला जो युद्ध था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त तो होता है, उसके बाद जो अगला आता है वो कौन सा आता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आता है। ठीक है, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आपने देखना है क्या होना है, देखिए थर्ड आंग्ल मैसूर, ठीक है, तीसरा अंग्रेज और मैसूरों के बीच। और ये युद्ध का जो टाइम था वो था 1790 से 92 के बीच। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए हैदर अली मैसूर का जो संस्थापक था वो तो मारा गया था, उसका पुत्र क्या कर रहा था, जब मंगलौर की संधि हो जाती 1784 में, उसके बाद अपने राज्य का वो विकास कर रहा होता है। यानी उसको ये थी कहीं ना कहीं मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लूँ। ठीक, तो उसने इस दौरान क्या किया, अपने सैनिक शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। वो क्या कर रहा था, फ्रांसीसियों की सहायता से सशस्त्रागार बना रहा था, आधुनिक टाइप के हथियारों को जोड़ रहा था, सैनिक संगठन मजबूत कर रहा था। साथ ही साथ उसने क्या किया, विदेशी राज्यों से भी संबंध स्थापित किए। किसने, टीपू सुल्तान ने, हैदर अली का जो पुत्र था। ठीक है, विदेशी में यानी फ्रांसीसी, टर्की वगैरह से वो संपर्क स्थापित कर रहा था और वो चाहता थी किसी न किसी तरीके से अंग्रेजों को यहाँ परास्त किया जाए, उसको एक बदला लेने की भावना भी थी। ठीक है, तो उसी क्रम में क्या होता है कि बाद में जब टीपू सुल्तान अपने राज्य को, अपना जो उसका ध्यान जाता है पश्चिमी तट पे, यानी वो इस इलाके पे फिर से कब्जा करना चाहता है, इस इलाके को अपने अंदर लेना चाहता है। तो इसी दौरान क्या होता है, अंग्रेज, मराठा और जो निजाम थे, यानी उन तीनों का जो गुट था फिर एक हो जाता है। ठीक है, कब, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। और ये जो युद्ध हुआ था वो होता लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भारत का यानी सॉरी बंगाल का क्या था, गवर्नर जनरल था, उसके टाइम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तो जब अपना क्या कर रहा होता है, मैसूर मतलब जो मैसूर टीपू सुल्तान है, पश्चिम तट की ओर यानी जो मालाबार का तट बताया था मैंने आपको केरल के आसपास, इस क्षेत्र पे अपनी नज़र डालता है तो इनका गुट फिर एक हो जाता है, किसका, अंग्रेजों का, निजाम का, हैदराबाद का और मराठा का। ठीक है, ये एक होते हैं। तो इसी बीच क्या होता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और कौन था गवर्नर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस युद्ध में क्या हो जाता है, टीपू सुल्तान की हार हो जाती है। किसकी, टीपू सुल्तान हार आ जाता है। और टीपू सुल्तान की हार के पश्चात इसमें एक संधि होती है, उस संधि का नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। टीपू सुल्तान की हार होने के बाद, टीपू सुल्तान जब हार जाता है किसके, त्रिगुट से। कौन त्रिगुट, मराठा, हैदराबाद और अंग्रेज। उनके हारने के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। इस श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत क्या हो जाता है, टीपू सुल्तान हार जाता है। ठीक है, उसके बीच जो भी उसके एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, अंग्रेज, मैसूर का जो भाग था, आधा भाग किसके पास चला जाता है, अंग्रेजों के पास चला जाता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत ये प्रावधान आता है कि मैसूर का आधा हिस्सा अब हमें दोगे, जैसे मंगलौर का इलाका था, इसके अलावा आपका ये बारामंडल वगैरह का इलाका था, बारामंडल, ये सब वो आपने देखना नहीं है। ठीक है, वो किसके पास चला जाता है, मैसूर। मराठाओं को क्या मिलेगा, अंग्रेजों की ओर से लड़े हैं, जीते हैं, तो भाई मराठाओं का भी तो कुछ हक बनता है। तो आप जैसे इंडिया के मैप में देखोगे, यहाँ कहीं मराठा के ये महाराष्ट्र कर्नाटक के इलाकों में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है तुंगभद्रा। इस तुंगभद्रा के उत्तरी इलाके को, उत्तर की ओर यानी नॉर्थ की ओर, जो महाराष्ट्र का इलाका है, इस इलाके को किसको दे दिया गया, मराठाओं को दे दिया गया। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद। और भाई निजाम जो हैदराबाद का था, उसको भी कुछ ना कुछ मिलना था, उसको क्या दिया गया, उसी के नीचे आप देखोगे कृष्णा नदी है और एक पेन्नार नदी है, कृष्णा और नीचे पेन्नार, इनके बीच का इलाका किसको दे दिया गया, हैदराबाद के निजाम को दे दिया गया। और किस युद्ध के तहत ये समाप्त हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। ठीक है, ये कौन सा था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, किसके टाइम, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब आता है अंतिम युद्ध। ठीक है, चतुर्थ, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसका टाइम पीरियड क्या है, 1799। ठीक, अब देखियो 1799 में होता क्या है, आपको एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, अभी आगे आएगा वो, आपको एक चीज़ सिखाऊंगा मैं, उसके तहत जो सहायक संधि प्रणाली है वो आपको मैंने बतानी है। ठीक है, वो अलग से मेरा एक सेशन रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब इसमें क्या होता है, जो गवर्नर बंगाल का बनता है उस टाइम, लॉर्ड वेलेज़ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेज़ली
वेलिजली। आपसे पूछेगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसके टाइम गवर्नर था? लॉर्ड वेलिजली। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि गवर्नर जनरल पढ़िए, आप समझ रहे होंगे उसकी इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है, हेस्टिंग कहा मैंने, उसके टाइम कौन से मैसूर युद्ध हुए थे? दूसरा वाला। कॉर्नवालिस के टाइम तीसरा वाला, वेलिजली के टाइम चौथा वाला। सब पेपर में आपको दिखेंगे। ठीक है, जब आप पेपर, अभी देखो आपको समझ कितना आ रहा है मैं नहीं जानता हूँ, आप कितना इस पर वर्क कर रहे हैं मेरी वीडियोज़ पे, आप घर में अपनी ओर से कितना एफर्ट कर रहे हैं मुझे नहीं पता। जब आपके पास हाथ में पेपर आएगा उस समय आपका जब क्वेश्चन दिखेगा तब आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक, देखिए अब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध का होता है 1799 में, लॉर्ड वेलिजली। ये क्या करता है? अब यहाँ तो मैसूर जो टीपू सुल्तान था उसके अंदर तो आग भड़क रही थी, वो चाहता था कि कैसे मैं अंग्रेजों को पराजित करूं, कैसे इनको यहाँ से भगाऊं, ठीक है, अपने राज्य से। तो वो लगातार बदले की भावना में जल रहा था और विदेशों से संबंध अभी भी जारी थे। फ्रांसीसियों से, टर्की से उसने इनसे बदला लेने के लिए संपर्क जारी रखा था। ठीक है, और वही सैनिक निर्माण तो उसका चल ही रहा था। तो जब लॉर्ड वेलिजली ने एक इसकी चलाई हुई एक प्रणाली है, उसको बोलते हैं सहायक संधि प्रणाली, सहायक संधि प्रणाली। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है कि सहायक संधि प्रणाली किस गवर्नर की देन है भारत में, तो उसका नाम क्या है? लॉर्ड वेलिजली। ठीक है, अब देखो पहले मैं हल्का सा बताता हूँ, मेन तो हमारा टॉपिक अलग आएगा, सहायक संधि प्रणाली होती क्या है। सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलिजली द्वारा राज्यों को, भारतीय राज्यों को अपना ब्रिटिश के अधीन लाने के लिए एक षड्यंत्र टाइप का रचा था। इसमें ये लोग क्या करते थे, देखिए, मित्र राज्य और शत्रु राज्य, मित्र राज्यों से शत्रु राज्यों को घेरते थे, यानी जो राज्य इनके दोस्त बन गए, जिनको जीत गए, वहाँ ये क्या कर देते थे, अपनी सैनिक रख देते थे। ठीक है, वो सब समझाऊंगा क्या होता था, सैनिक कमांडर वगैरह रखना, और उनसे ये कहते थे कि जो बड़े राज्य थे भारत के, उनसे ये कहते थे कि हम आपको सुरक्षा देंगे, हमारी सेना आपकी सुरक्षा करेगी, उसके बदले आप सैनिक खर्चे उठाओगे। ठीक, उसके माध्यम से ये क्या करना चाहते थे, जैसे सपोज ए और बी दो राज्य हैं, ठीक है, ए इनका मित्र है, बी इनका दुश्मन है, तो ये ए में क्या कर देंगे, सैनिक रख देंगे अपनी मतलब उसमें, और ए से कहेंगे हम आपकी रक्षा करेंगे आपके शत्रुओं से। तो ये इनका मेन उद्देश्य क्या था, ये देखते थे कि बी हमारा शत्रु है, तो ए के माध्यम से क्या करें, हम बी पे अटैक कर रहे हैं। ठीक है, ये इनका टारगेट था। तो ये लोग क्या करते थे, सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से उस अपने जो मित्र राज्य था वहां अपनी सेना रखते थे, उससे कहते थे आप इसका खर्च उठाइए, बदले में आपको हम क्या देंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे अपने इसके आपके दुश्मनों से। साथ ही साथ ये क्या कहते थे, आप विदेशों से कोई संपर्क नहीं रख सकते हैं, आप भारतीय राज्यों से संपर्क रखोगे तो हमसे पूछोगे, उसके अलावा हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये लोग ऐसा कहते थे, सिर्फ कहने की बात थी। इसका मेन मकसद था एक बफर स्टेट का निर्माण करना। बफर राज्य होता है एक सुरक्षात्मक राज्य, यानी अगर इनने बी से सुरक्षा पानी है तो ए को सुरक्षा घेरे में रख देंगे, ए को अपने कब्जे में करेंगे और यहाँ से बी पे क्या करेंगे, नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करेंगे। सहायक संधि प्रणाली में आपको समझाऊंगा, ठीक है, जब हमारा टॉपिक आएगा। तो लॉर्ड वेलिजली ने क्या कहा, मैसूर का जो शासक था टीपू सुल्तान, उससे कहा कि आप सहायक संधि प्रणाली को एक्सेप्ट करो, आपको सेना रखनी होगी, खर्च उठाना होगा, विदेशों से संपर्क नहीं रखोगे, हम आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भले ही कहने की बात है, हस्तक्षेप कितना किया मैं आपको आगे धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है। तो मैसूर का जो शासक था टीपू सुल्तान, उसने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही इसने मना किया तो लॉर्ड वेलिजली ने क्या कर दिया, सेना भेज दी युद्ध के लिए, और उसका नेतृत्व किया स्टुअर्ट ने, स्टुअर्ट, ठीक है, यानी जो इसका कमांडर था वो क्या था, स्टुअर्ट था, ठीक है। आप मेजर कहो, कर्नल को, कोई रैंक होगी, कर्नल स्टुअर्ट कहो या जनरल स्टुअर्ट कहो, जो भी इसका नाम होगा। तो स्टुअर्ट के नेतृत्व में इनने क्या कर दिया, मैसूर पे अटैक कर दिया। मैसूर पे अटैक करते हुए अब इतना कमज़ोर हो चुका था मैसूर राज्य उस टाइम से, चौथे चार युद्ध लड़ रहा था, अब उसकी उतनी ताकत रही नहीं गई थी। और जब इसने अटैक किया उस युद्ध में क्या हुआ, टीपू सुल्तान मारा गया, ठीक है। अगर आपसे पूछता है टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में थी, तो आप बताओगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तो टीपू सुल्तान मारा गया, टीपू सुल्तान अब नहीं रहे, ठीक है। और ये कब की घटना है, 1799 की, और इसकी मृत्यु हुई थी, वही इसकी जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम के किले पे टीपू सुल्तान लड़ता 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 मारा गया, ठीक है। बहुत इसने स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा इसने संघर्ष किया, इसने पराजित कर ही दिया था। लेकिन अब हो सकता है कि देखो, अब अपने अंदर के ही राज्य थे मराठा, और जो निज़ाम था, अगर पहले से ही मैसूर के साथ रखे होते तो कभी भी भारत में ये अंग्रेज स्थापित नहीं हो पाते, क्योंकि दक्षिण भारत में उनको बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो अंत में लड़ते 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 टीपू सुल्तान क्या हो गया, मारा गया। और इन लोगों ने क्या किया, एक पुराना हिंदू साम्राज्य था,
था, एक हिंदू राजशाही थी, उसके एक नाबालिग पुत्र को यहाँ का क्या बना दिया, शासक बना दिया और इस पर सहायक संधि थोप दी। सहायक संधि थोपने के बाद 1801 में इन लोगों ने इस मैसूर राज्य को अपने जो मद्रास प्रेसिडेंसी, जो चेन्नई जिसको आप कहते हैं, उसमें शामिल कर दिया। तो इतने के तहत क्या होता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये चारों सेशन समझ में आए होंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध का पूरा सेक्शन आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने गवर्नर पढ़ दिया। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने गवर्नर जनरल वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया होगा, नहीं भी किया होगा। देखो मैं तो आऊँगा ही गवर्नर जनरल में, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा। देखो आप कर्नवालिस के टाइम पे हमने आंग्ल मैसूर युद्ध उठा दिया, और वेलेस्ली के टाइम पे एक आंग्ल मैसूर युद्ध उठा दिया, सहायक संधि उठा दी मैंने वेलेस्ली के टाइम पे, भले ही मैं पढ़ाऊंगा उसको। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में मैंने पहली आंग्ल मैसूर युद्ध उठा दिया, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध उठा दिया। ऐसे ही जब मराठा पढ़ाऊंगा वहाँ भी मैं गवर्नर जनरल को रेफरेंस देते रहूँगा। आपने पढ़ दिया तो अच्छी बात है, अगर आपका हाल फिलहाल में एग्जाम है तो आप एडवांस अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं अगर आपने पढ़ा है तो मैं तो ऐसे पढ़ाते रहूँगा, धीरे 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 आपके सारे पॉइंट ऑफ गवर्नर जनरल के कवर हो ही जाएंगे, भले ही थोड़ा वो लॉन्ग टर्म होगा। ठीक, अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री के जितने सेक्शन हो गए, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अभी तक के सेक्शन से पहला विदेशियों का भारत में आगमन, वहाँ से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मेरी वीडियोस देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो भी अच्छी बात है, आपकी मर्जी। आपको क्या करना है उसके बाद अपने नोट्स, मॉडर्न हिस्ट्री की आप कोई भी बुक पढ़ते होंगे, चाहे एनसीईआरटी पढ़ें, कुछ पढ़ें, जो पॉइंट छूटे हैं उससे नोट्स बनाएं। क्योंकि देखिए 20 मिनट 25 मिनट की क्लास में ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको लिखाऊं भी, मैं आपको समझाऊं भी। ठीक है, मैं इतना एफर्ट आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए। आपने पहला काम विदेशियों का आगमन वो कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा काम जितने भी आंग्ल मतलब मराठा आपका कर्नाटक युद्ध था वो कंप्लीट होना चाहिए। प्लासी बक्सर का युद्ध, द्वैत शासन और बंगाल के कब्जे वाला पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए। चौथा टॉपिक आंग्ल मैसूर युद्ध आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर नोट्स आपका। अब अगला होमवर्क जो होगा वो आपका होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे 1885 में स्थापना से लेके 1885 में स्थापना से लेके 1947-46 तक का जब तक भी समय चलता है, आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों पे नज़र डालनी है। पढ़ना कैसे है, देखिए मेन अधिवेशन कब हुआ था, उस टाइम गवर्नर कौन था, उस टाइम कौन कौन से प्रावधान लाए गए थे। जैसे लखनऊ समझौता किस में आया था, वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की, राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की, महात्मा गांधी किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्षता बने थे, बेलगांव 1924, बेलगांव कहाँ पड़ता है, और जो पूर्ण स्वराज का संकल्प था लाहौर में जो लिया गया था, लाहौर अधिवेशन में कब लिया गया था, कौन उसकी अध्यक्षता कर रहा था, गवर्नर कौन था। तो तीन चीज़ें, प्रमुख अधिवेशन का ईयर, अध्यक्ष, प्रमुख प्रावधान, गवर्नर, ऐसे आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ने होंगे। ये अगर एक बार पढ़ोगे हजारों क्वेश्चन निकल जाएंगे वहां से। प्रावधान पढ़ोगे, ये कब आया था, इस अधिवेशन में, ये कब आया था, इस अधिवेशन, गवर्नर कौन था, ये था, इस टाइम गवर्नर ये था, उस टाइम अध्यक्षता किसने की थी, ये क्वेश्चन 2 पेजों का ये टोटल काम होगा, क्वेश्चन हजारों निकाल दोगे आप खुद से। आपको शॉर्ट काम रहेगा, मतलब ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओगे, क्वेश्चन बनाने वाला एग्जामिनर बनाएगा। आप पढ़िए, आपका काम है मेहनत करना। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये सेशन भी देखेंगे और उसके बाद अगली वीडियो में फिर मिलता हूं। तब तक के लिए थैंक यू।